हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, कल मैंने एक वीडियो में ये बात कही थी कि यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक लेखन कौशल का अच्छा गुण है, गुड राइटिंग स्किल उसके पास है, तो विषय और करंट अफेयर से संबंधित जो उसके पास नॉलेज है, जो कंटेंट है, उसे वो उत्तर में अच्छे से डिलीवर कर पाता है। और ये तब होता है जब आप कंटिन्यू राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, वो भी प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो प्रॉपर गाइडेंस देने का काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप लोग कंटिन्यू राइटिंग प्रैक्टिस करिए। और जिस अभ्यर्थी प्रश्नोत्तर को चेक करवाने में सक्षम नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और टेलीग्राम नंबर पर अपना जो उसकी कॉपी है वो भेज सकता है। उसको मैं चेक करके भेज दूंगा। साथ ही साथ डिस्कशन भी यूट्यूब पर करूंगा। तो यहाँ पर जो हमारे सामने प्रश्न है वो इकोनॉमी का है, तो पढ़ते हैं प्रश्न और इसका क्या एक बेहतर उत्तर हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। प्रश्न है, कृषि भूमि के उपविभाजन और अपखंडन से आप क्या समझते हैं? भारतीय कृषि में इससे किस प्रकार के दुष्परिणाम प्राप्त हो रहे हैं? तो प्रश्न पढ़ने के बाद देखिए, एक कॉमन सी बात है कि प्रश्न में कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जो आपको साफ तौर पे बता दिए जाते हैं कि ये पक्ष तो उत्तर में होंगे ही। जैसे कृषि भूमि के उपविभाजन और अपखंडन को आपको तो बताना ही बताना है, जो एक पक्ष आपका उत्तर का होगा। दूसरा, दुष्परिणाम कृषि पर क्या पड़ने, इसको एक बताना होगा, जो एक दो पक्ष हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी पक्ष उत्तर में शामिल होंगे, जिसे ये कंटिन्यू राइटिंग प्रैक्टिस से ही हो पाता है। ये जो स्किल है लेखन कौशल का, ये आप कंटिन्यू करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इन पक्षों के अलावा भी वो कौन से पक्ष हैं जो प्रश्न में छिपे हुए हैं, जिसको आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो उपविभाजन और अपखंडन कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, इसको निगेटिव वे में लिया जाता है। यदि उपविभाजन और अपखंडन कृषि भूमि का हो रहा है तो इसके क्या कारण है, इस पर भी आपको चर्चा करनी होगी। तो अब आप उपविभाजन और अपखंडन को समझाएंगे फर्स्ट पैराग्राफ में, फिर सेकंड में रीज़न क्या है, कारण क्या है उपविभाजन और अपखंडन को, उसको बताएंगे सेकंड पैराग्राफ में बिंदुवार क्रम में। फिर तीसरे पैराग्राफ में आप दुष्परिणाम पर चर्चा करेंगे कि कौन से दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यदि दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं कृषि भूमि में, इस तरह की स्थितियां होने से जो दुष्परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उसके निराकरण के लिए आप एक सुझावात्मक निष्कर्ष लिखेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर चार पक्ष होंगे, उत्तर में आपके चार पक्ष होंगे। पहला होगा कि आप उपविभाजन और अपखंडन को समझाएं। सेकंड पैरा में आप कारण बताएं। थर्ड पैरा में आप दुष्परिणाम को बताएं। और फोर्थ पैरा में आप सुझावात्मक एक निष्कर्ष लिखें कि यदि इस तरह की समस्या का निराकरण करना है तो कौन से सुझाव या कौन से प्रयास किए जाने चाहिए। तो प्रश्न का जो उत्तर है उसको आप पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कॉपी चेक कर दी है, जो गलतियाँ हैं उसको भी मेंशन कर दी हैं। आप देखिए इस कॉपी में जो गलतियाँ हैं और जो मैं समझा रहा हूँ, इससे आप और बेहतर कैसे उत्तर लिख सकते हैं ये आपको सीखना है। उत्तर है, जब कोई कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है तो इसे कृषि भूमि का उपविभाजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई एक भूमि ये पूरी थी, अब इसको चार भागों में बांट दिया जाए और यहाँ पर जैसे बांटा भी गया है ABCD, ये अलग अलग भूमि के मालिक हैं और ये चार भागों में भूमि बट चुकी है। ये जो एक पूरी एक भूमि थी अब वो चार भागों में बट चुकी है। तो यहाँ पर यदि कृषि भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है तो इसे कृषि भूमि का उपविभाजन कहते हैं। फिर इसके बाद बताया गया, यदि किसी व्यक्ति का कुल भू स्वामित्व अलग अलग स्थानों पर बिखर जाए तो इसे कृषि भूमि का अपखंडन कहते हैं। मान लीजिए कोई आपकी ये आपका घर है, एक भूमि आपकी यहाँ है और यहाँ पर है, तो इस तरह से जो आपकी ये भूमि है इस तरह से बिखर जाए तो इसे क्या बोलेंगे, भूमि का अपखंडन कहेंगे। अब सेकेंड पैरा देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक ही पैराग्राफ में समेट कर लिख सकते हैं, इसको एक पैराग्राफ में समेटा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि खुद देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि कृषि भूमि के उपविभाजन और अपखंडन से आप क्या समझते हैं। थोड़ी भूमिका बड़ी भी हो जाएगी तो चलेगा, क्योंकि प्रश्न की डिमांड ही है कि यदि आप इसको एक पैरा में समेट देंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेकेंड पैरा में मैंने बताया था कारण बताने, लेकिन यहाँ पर देखें तो कुछ और लिखा गया है कि भारत में खेतों की बढ़ती हुई संख्या इस बात को इंगित करती है कि खेतों का आकार छोटा हो रहा है। जब ये खेतों की संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि खेतों का जो आकार है वो छोटा होगा, तभी तो खेतों की संख्या बढ़ेगी। मान लीजिए खेतों की संख्या अभी दो थी, अब मान लीजिए ये खेतों की संख्या दो थी, अब इस तरह से छोटे 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 खेत हो जाएंगे और खेतों की संख्या अब बढ़ रही है तो इनका आकार छोटा हो रहा है। तो 2010 और 11 में देखा जाए तो कृषि गणना के अनुसार खेतों की जो संख्या थी 138 मिलियन थी और 15-16 में ये 146 मिलियन हो गई। ठीक है, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं थी, तब भी लिख दिया, नो प्रॉब्लम, चल जाएगा। अब आप सेकेंड पैराग्राफ में कारण बताएंगे उपविभाजन और अपखंडन के। संयुक्त परिवारों का टूटना, वंशानुक्रम का नियम आदि ऐसे कारण हैं जो उपविभाजन और अपखंडन को बढ़ावा देते हैं, ये आपको बताना होगा। जैसे
कि मान लीजिए संयुक्त परिवार है, राइट। अभी तक साथ में रहते थे तो एक ही खेत में पूरी खेती या जो जो भी करते थे, कृषि कार्य करते थे, लेकिन अलग हुए, खेतों का बंटवारा हो गया। अब इससे मेड़बंदी भी हो रही है, तो ये अलग वो है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो भूमि थी, अब इसको संयुक्त परिवारों के टूटने से ये भूमि 4 भागों में बट गई। तो ये कारण है कृषि अपखंडन और उपविभाजन के। तो आपको सेकेंड पैरा में कारण बताने हैं, यहाँ पर ये लिख दिया गया है। तो इसके बाद आप कारण बताएंगे, फिर इसके बाद उपविभाजन और अपखंडन के दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर कारण में सिर्फ 2 कारण आपको नहीं बताना, मैंने आदि लिखा है, इसका मतलब आपको कम से कम 3 पॉइंट और सोच करके लिखने हैं, 2 से 3 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट होना चाहिए कारण में। आप उपविभाजन और अपखंडन के दुष्परिणाम देखें। कृषि कार्य कठिन हो जाता है। मतलब कृषि कार्य कठिन कैसे हो जाता है कि आपका एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ, ये आपका घर है, मान लीजिए यहाँ पर एक खेत है, ऐसे चारों दिशाओं में आपका खेत इधर उधर पड़ा हुआ है, तो आप कृषि प्रबंधन करने में आपको मुसीबत होती है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है, जुताई, कटाई, सिंचाई सब करने में। अब दूसरा, गैर कृषि कार्य के लिए भूमि के बर्बाद होने की संभावना भी बढ़ जाती है, ठीक है। कृषि प्रबंधन में कठिनाई होती है, वही है, कृषि कार्य कठिन हो जाता है या प्रबंधन करने में कठिनाई होती है। अत्याधुनिक तकनीकी को लागू करने में कठिनाई होती है। आप अत्याधुनिक जो तकनीकें हैं उसका उपयोग ठीक से नहीं कर पाते, हर जगह आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सिंचाई के लिए कोई भी आप वो समरसेबुल लगाना है तो यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर आपका जो पैसे का अपव्यय है वो बढ़ जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये आप बताएंगे। सीमा संबंधी विवाद भी बढ़ जाते हैं। यदि आप एक भूमि है, इसको 4 भागों में बांट देंगे तो मेड़बंदी करेंगे, तो मेड़ कोई आपका ये भूमि स्वामित्व है, ये कोई दूसरा है, कोई इसकी ज़मीन को मेड़ को थोड़ा ज़्यादा काट रहा है, इधर कुछ काट रहा है, तो मतलब एक तरह से सीमा विवाद उठते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे तो आपको मालूम भी होगा। छिपी बेरोजगारी की समस्या भी देखने को मिलती है, मतलब बिना उत्पादकता के काम में लगे रहना। तो इस तरह की समस्याएं अपखंडन और उपविभाजन से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। गर्मी बहुत है, तो अब आगे चलते हैं। सुझावात्मक निष्कर्ष देखें। अब हमें सुझावात्मक निष्कर्ष देने होंगे, मतलब उपविभाजन और अपखंडन जो है इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको रोक करके जो कृषि उत्पादकता है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो पहले हम निष्कर्ष पढ़ेंगे इनका, फिर इसके बाद मैंने क्या सजेस्ट किया है उस पर बात करेंगे। पहले आप निष्कर्ष जो इन्होंने लिखा उसको पहले पढ़िए। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि इसके दुष्परिणाम की संभावना ज़्यादा है, किंतु इसे लोगों के भूस्वामित्व के चकबंदी के अंतर्गत परिवर्तन करके छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदला जा सकता है। चकबंदी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक हो सकती है। अब हम क्या कमियां हैं अब उसको मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे उपर्युक्त कथन, अब आपने ऊपर जितनी भी चर्चा की है, जो भी 100 या शब्द के आसपास, ये कथन थोड़ी ना है। कथन ये इसको थोड़ी ना कहते हैं। कथन का यूज प्रश्न में होता है ज़्यादातर, तो आप इसको कथन तो कहेंगे नहीं, आप ये लिखेंगे कि उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि इसके दुष्परिणाम ज़्यादा है। मैंने की संभावना को सर्कल कर दिया। क्यों किया है? यदि आप देखें तो उपयुक्त कथन जो इन्होंने लिखा है से स्पष्ट है कि इसके दुष्परिणाम की संभावना ज़्यादा है। ऐसा पढ़ने में लग रहा है कि इसके अच्छे परिणाम की भी गुंजाइश है। उपविभाजन और अपखंडन के अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं, ये लाइन पढ़ने पे ऐसा लग रहा है। तो ऐसा बिल्कुल महसूस ना हो, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं उपविभाजन और अपखंडन। तो आप ये लिख सकते हैं कि उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि इसके दुष्परिणाम अधिक हैं। तो अब क्या करना होगा, सिर्फ चकबंदी आपको सजेस्ट नहीं करना है। ऐसे चीज़ों का उन्मूलन के लिए, ऐसी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आपको बताना होगा कि अतः चकबंदी सहकारी कृषि एवं संविदा कृषि को बढ़ावा देकर उपरोक्त समस्या के समाधान के साथ साथ किसानों की 2 गुनी आय सुनिश्चित की जा सकती है। आप चकबंदी का बताइए, सहकारी कृषि को बताइए, संविदा कृषि को बताइए, इसको बढ़ावा दे करके उपरोक्त समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, जिससे किसानों की आय 2 गुनी हो सकेगी। मतलब आप सिर्फ चकबंदी एक सजेस्ट मत कीजिए, साथ ही साथ 2-3 सजेशन दीजिए, सहकारी कृषि का, संविदा का, चकबंदी का, लीजिंग का। तो इस तरह से समाधान बताइए, और बताइए यदि ऐसा कर लिया जाता है तो किसानों की जो 2 गुनी आय का जो लक्ष्य है, जो एक सपना है, वो पूरा होगा। या कुछ और ऐड कर दीजिए कि 2047 तक देश विकसित हो सकेगा, क्योंकि कृषि एक विकास का इंजन है। तो इस संदर्भ में 2047 तक देश जो है विकसित देश बन सकेगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो डॉलर का जो सपना है वो पूरा हो सकेगा। कुछ इस संदर्भों में लिखें। अब यहाँ पर चकबंदी और सहकारी कृषि क्या होता है ये सब तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि चकबंदी में होता है क्या है कि मान लीजिए एक ही भूमि इधर है, एक ही भूमि एक इधर है,
बी की भूमि इधर है, बी की भूमि इधर है, तो ए की भूमि को इधर लेके चले आया जाता है, बी को इधर। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ए की भूमि है अभी बी के नाम हो जाएगी, और जो बी की भूमि है ए के नाम हो जाएगी। तो इस तरह से भू स्वामित्व में परिवर्तन होता है चकबंदी में। लेकिन सहकारी कृषि में भू स्वामित्व में परिवर्तन नहीं होता है। पीटी का प्रश्न बन सकता है कि चकबंदी में स्वामित्व में परिवर्तन होता है, लेकिन सहकारी कृषि में नहीं हो सकता। तो ये भी ध्यान रखिए। तो इस तरह से कुछ आपको निष्कर्ष लिखना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कुछ सजेशन हो तो आप सजेस्ट करिए। कुछ और भी टॉपिक पे बात करनी हो, कुछ और भी आप सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।